development. In this chapter, what we have to study is common sense, जो आपको थोड़ी बहुत 10th क्लास में दी थी। वहां पर मेरे को याद है तो 10th में ही चैप्टर होता था एनवायरनमेंट बायोलॉजी के अंदर, लास्ट चैप्टर, इफ आई एम नॉट, है ना। 10th क्लास का लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का एनवायरनमेंट होता था, याद है मुझे आज दिन तक। 2010 में मेरी 10th हुई, आज तक याद है। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन के टॉपिक्स है इसके अंदर, साथ ही भारत के अंदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं। काफी सारी इंस्टाग्राम पे रील चल रही, दिल्ली आज भी कितनी पॉल्यूटेड है, वहां की हवा सांस लेने लायक भी नहीं है। तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारी भावनाएं आपको इस चैप्टर में रखनी पड़ेंगी, तो ये चैप्टर समझ में आएगा। वरना मैं क्या करूं, कॉमर्स वालों को वो थोड़ा साइंस वाला टच दे रखा है इस चैप्टर में। इसी चैप्टर में थोड़ा साइंस वाला टच है, आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो अगेन कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, और कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। और इससे मैंने मेजॉरिटी देखा है, जो क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन है जो इंडियन इकोनॉमिक्स का, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे केस आता है, या फिर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर बढ़िया सा वो केस बनाते हैं। 1-1.5 पेज की केस स्टडी होती है, और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा केस पढ़ने की जरूरत नहीं भी हो, तो भी आप सीधा क्वेश्चन पढ़ के इस चैप्टर की नॉलेज के हिसाब से आंसर कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स की जो केस स्टडीज आती है उसमें कई बार केस की जरूरत ही नहीं होती पढ़ने की। इसलिए अगर आपको लग रहा है केस तो बहुत बड़ा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है केस में, तो आप सीधा उसके लास्ट के क्वेश्चंस पे चले जाना, आपको लिखने का आइडिया आ जाएगा। ये ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं आगे। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी भी ग्रो हो रही हो, लेकिन अगर वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रखती, तो ऐसा डेवलपमेंट किसी भी काम का नहीं है। आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बहुत सारे MNCs जो कि आती हैं और भारत जैसे देशों में, बड़े बड़े देशों में बिजनेस करती है, उनका एक बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी खत्म करती है। इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमें सस्टेनेबल तरीके से बिजनेस करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर के 3 सेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट एनवायरनमेंट का रोल हमें पढ़ना है, सेकंड पार्ट हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है जो कि भारत के एनवायरनमेंट के अंदर हैं, और थर्ड पार्ट में हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। तो ओपनिंग स्लाइड किसी काम की है नहीं, बस ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप ये ऊपर के 2-4 लाइन लिख सकते हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी भी हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है तो ऐसी ग्रोथ किसी भी काम की नहीं। इसी हम सबको चाहिए 2 महीने 3 महीने के लिए, लेकिन उसमें कितना CFC कंटेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारी, अब ये सब बातें अंडरस्टैंडिंग की, ये मैं आपको बोल तो दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगी नहीं, वो आपने एलिमेंट्री शुरू की क्लासेस में कितनी मेहनत की उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता कि CFC से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, तो आपको रटना ही पड़ेगा ये चैप्टर, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तो ये जो स्लाइड दी रट लो, खत्म, वैसे भी इसके बाद और क्वेश्चन के बाहर इसके बाद कुछ नहीं। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना है चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को अगर हम टोटल लगाएं, जिसमें वो सही बात बोले थे, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज को हम टोटल लगाएं, तो आ जाता है एनवायरनमेंट। क्या आ जाता है, बोलो, एनवायरनमेंट। इसमें सारे रिसोर्सेज, देख के बोला था क्या, देख के बोला था,
इसमें सारे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं, जिसमें बायोटिक रिसोर्सेज में आती है बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, राइट। और दीज आर द बायोटिक एलिमेंट्स। और अबायोटिक जिसमें आता है लैंड, वाटर, रॉक्स एंड सनलाइट, राइट। कोई डाउट? देन व्हाट एनवायरमेंट फंक्शंस। आज अगर एनवायरमेंट ना हो, जमीन ना हो किसान के पास, तो क्या जीडीपी आएगी? एनवायरमेंट परफॉर्म्स 4 विटल फंक्शंस। अब ये 4 ही लिखने एग्जाम में, 4 नंबर में आएंगे या 3 नंबर में आएंगे, ये 4 ही लिखने, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सबसे पहला, एनवायरमेंट गिव्स अस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि समय के साथ क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि समय के साथ रीजनरेट नहीं होते। वन टाइम यूज, पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह, कोल की खान होती है, कोयला खत्म, खान बंद। सोने की खान होती है, नीचे सोना खत्म हो गया, जमीन में खान बंद। माइन, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर ट्रीज। पेड़ काटे, नए लगाए, 2, 4, 5, 10 साल बाद वापस उगेगा, इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज है जो सिर्फ एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि हमें वापस से रीजनरेट नहीं होते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। दूसरा, पहला एनवायरमेंट ने रिसोर्सेज दिए, दूसरा एनवायरमेंट को जो आप वेस्ट पहुंचा रहे हो, एनवायरमेंट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है। आज बड़ी बड़ी माइंस, भट्टियां वगैरह चलती है, होटल के बाहर तंदूर चलते हैं, तो कितना धुआं उड़ता है। तो एनवायरमेंट की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप अगर वेस्ट करोगे तो वो आपको रिटर्न देगा। क्या रिटर्न देगा? स्किन कैंसर। क्या रिटर्न देगा आपको? वो ग्लोबल वार्मिंग। वरना 50 डिग्री टेम्परेचर हद है उदयपुर में हो, लेकिन अब होता है 50 डिग्री टेम्परेचर उदयपुर में, आम बात है, एसी फेल हो रहे हैं। तो बिकॉज एनवायरनमेंट को हम कैपेसिटी से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहला फंक्शन एनवायरनमेंट का रिसोर्सेज, दूसरा एनवायरनमेंट हम जो वेस्ट कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, तीसरा एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल आपने कभी फूड चेन पढ़ा हो साइंस में, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है। अगर ऐसा ना हो तो इंसेक्ट्स कितने बढ़ जाएंगे। छोटा सा एक मच्छर को काटने, अगर हमको काट लेता, मलेरिया हो जाता, डेंगू हो जाता है। तो अगर एनवायरनमेंट, ये सारा जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी हमारे पास नहीं होता, अगर ऊंट राजस्थान में, तो उसे क्या रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं? रेंदो तुम रेंदो, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, सीनरी, उदयपुर झीलों की नगरी, राइट। तो ये सारी एस्थेटिक सर्विसेज, मतलब कि रिक्रिएशन, टूरिज्म वगैरह ना होता आज कश्मीर इतना सुंदर, तो क्या कोई घूमने जाता। तो ये सारे एनवायरनमेंट के फंक्शंस हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें कल।